सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड में ऊष्मागतिकी अपनी पुस्तक चल रही है। इसमें हम गैसों का द्रवण जो अध्याय का नाम है वो चल रहा है, और आज अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक भी गैसों का द्रवण ही है। तो गैसों के द्रवण की जो दो विधियां हैं उन दो विधियों का अपन मुख्यतः अध्ययन करेंगे। तो गैसों का द्रवण शुरू करने के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि गैसों का जो द्रवण है यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि द्रवित गैसों के द्वारा बहुत निम्न ताप या बिल्कुल लोअर टेम्परेचर जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी गैस को ताप द्वारा द्रवित करने के लिए उस गैस को पहले क्रांतिक ताप से नीचे ताप तक ठंडा करना होता है। यानी किसी गैस को हमें द्रवित करना है तो उस गैस का जो ताप है वो क्रांतिक ताप से कम होना चाहिए। और गैसों के जो द्रवण की विभिन्न विधियां जो है वो खोजी जा चुकी है, लेकिन इनमें दो विधियां महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। पहली जो विधि है वो है आपकी कैस्केड विधि, और दूसरी जो विधि है वो है पुनर्निवेशी शीतलन की विधि। तो अपन आज शुरुआत करते हैं कैस्केड विधि। इस विधि का जो आविष्कार है वो पिक्टे ने किया था। इसमें क्रमानुसार निम्नतर क्वथनांकों के कई द्रवों का जो है वो दाब निम्न किया जाता है, और निम्न दाब पर जो है वो वाष्पीकरण करके शीतलन की प्रक्रिया करते हैं। और इस प्रकार इच्छित गैस का जो ताप है उस गैस का ताप क्रांतिक ताप से नीचे तक गिराया जाता है, और फिर गैस पर दाब डालकर रुद्धोष्म प्रसार से उसे द्रवित किया जाता है। कैमरिंग-ओन्स ने इस विधि द्वारा ऑक्सीजन को द्रवित किया। इसके लिए जो उपकरण है वो उपकरण आपको दिखाई दे रहा है। इस उपकरण में 3 पिस्टन है, P1, P2, P3, और इन पिस्टनों को हम संपीड़न पंप भी कह सकते हैं। और 3 ही संघनित्र है। पहला संघनित्र A है, दूसरा संघनित्र B है, तीसरा संघनित्र जो है वो C है। पहले संघनित्र में इस जो वायु के प्रवाह का स्थान है इसके चारों ओर जल भरा हुआ है। यहाँ पे सामान्य वायु है, यहाँ पे सामान्य वायु है। यहाँ पे आपका ये वाल्व है V1, इस वाल्व V1 से गैस जो है वो इसमें आ सकती है। ये वाल्व V2 है, इस वाल्व V2 से इसकी जो गैस है वो इसमें आ सकती है। और ये वाल्व V3 है, इससे जो है वो द्रवित गैस जो है वो इस फ्लास्क में इकट्ठी होती है। ये पिस्टन जो है आगे पीछे खिसकाए जाते हैं जिससे गैसों का दाब में परिवर्तन होता है। तो इसकी जो विधि है वो विधि हम अभी पढ़ते हैं, चलते हैं आगे। तो कैमरिंग-ओन्स के ऑक्सीजन को द्रवित करने के उपकरण को हमने इस चित्र में देखा है। इस चित्र में इसके 3 भाग हैं। प्रत्येक भाग में एक एक संपीड़न पंप है, अभी हमने देखा था, और ये संपीड़न पंप P1, P2, P3 है, तथा 3 ही संघनित्र है। पहला संघनित्र A, दूसरा B और तीसरा C। जो पहला संघनित्र A है इसकी भीतरी नली में मेथिल क्लोराइड गैस भरी है, तथा इसके चारों ओर के जैकेट में ठंडा जल जो है वो प्रवाहित हो रहा है। पहला जो ऊपर वाला था हमने अभी देखा है। इस गैस का जो आपका जो पहला संघनित्र A के अंदर जो पाइप लगा हुआ है उस पाइप में जो गैस भरी हुई है उस गैस का नाम है मिथाइल क्लोराइड गैस, और इस गैस का जो क्रांतिक ताप है वो ताप 143 डिग्री सेंटीग्रेड है। अतः जब पिस्टन P1 जो है उसको दाईं ओर लाकर गैस पर दाब डालते हैं तो यह कमरे के ताप पर ही द्रवित हो जाती है। कौन होती है द्रवित? मिथाइल क्लोराइड गैस। मिथाइल क्लोराइड गैस जो है वो पिस्टन P1 से दाब डालने पर कमरे के ताप पर ही द्रवित हो जाती है। द्रवित मिथाइल क्लोराइड जो है इसको वाल्व V1 द्वारा जैकेट B या संघनित्र B के जैकेट में भेज देते हैं। इस जैकेट का जो संबंध है
वो आपके उस पिस्टन P1 से करते हैं, पहला जो पिस्टन है P1। अतः जब पिस्टन P1 बाईं ओर खिसकता है तो द्रव मिथिल क्लोराइड जो है वो निम्न दाब पर वाष्पित हो जाती है। इससे जो आपका संघनित्र B है इसमें ताप जो है वो -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। जब पिस्टन P1 दाईं ओर जाता है यानी विपरीत दिशा में जाता है पहले की अपेक्षा, तो वाष्प पुनः एक की भीतरी नली में जाकर द्रवित होने लगती है, यानी रिवर्स प्रक्रिया होती है। अब अपन आते हैं पिस्टन B में। तो पिस्टन B की भीतरी नली जो दूसरा पिस्टन है उसकी में भीतरी नली में एथिलीन गैस है। इसमें कौन सी गैस है? एथिलीन। और पहले में कौन सी थी? मिथाइल क्लोराइड। एथिलीन गैस है। इस गैस का जो क्रांतिक ताप है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, परंतु यह जो गैस है वो यहाँ पहुँचने पर -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडी हो चुकी है। अतः जो ही P2 के पिस्टन को दाईं ओर ले जाकर इस पर दाब डालते हैं तो यह गैस जो है वो तुरंत द्रवित हो जाती है। क्योंकि इस जैकेट का संबंध P2 पिस्टन से है, अतः पिस्टन के बाईं ओर जाने पर द्रव एथिलीन जो है वो निम्न ताप पर वाष्पित हो जाती है एवं पिस्टन ये आपका संघनित्र C जो है इसमें गैस का जो ताप है वो -169 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। संघनित्र C जो है इसकी भीतरी नली में ऑक्सीजन होती है जिसका क्रांतिक ताप जो है वो -118 डिग्री सेंटीग्रेड है। याद रखने लायक चीज़ है, ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना है? -118 डिग्री सेंटीग्रेड। परंतु अब यह गैस जो है वो -169 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडी हो चुकी है, यानी क्रांतिक ताप से नीचे हो चुकी है। जो अपना पूर्व लक्ष्य था गैसों के द्रवण करने का कि किसी भी गैस को हम द्रवित कब करते हैं? जब उसका जो ताप है वो क्रांतिक ताप से कम हो जाए। तो यहाँ आप देख रहे हो ऑक्सीजन का जो ताप है वो -169 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है, जबकि ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप जो है वो -118 डिग्री सेंटीग्रेड है। अतः पिस्टन P3 द्वारा दाब डालते हैं तो दाब लगने के कारण यह गैस जो है वो द्रवित हो जाती है एवं एक फ्लास्क F जो है जो नीचे लगा हुआ है उसमें एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार स्वयं जो द्रव ऑक्सीजन है उसको निम्न दाब पर वाष्पित करके 100 आपके -218 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिराया जा सकता है। अतः इस उपकरण में एक भाग बढ़ा दिया जाए तो नाइट्रोजन अथवा वायु को भी हम द्रवित कर सकते हैं। तो ये आपकी जो पहली विधि थी कैस्केड विधि, ये विधि है गैस को द्रवित करने की। दूसरी विधि जो अपने पास है वो है पुनर्नियोजी शीतलन का सिद्धांत। इसके अंतर क्या है कि जब किसी गैस को उच्च दाब पर किसी महीन संरंध्र रॉड से प्रवाहित करते हैं तो गैस के ताप में परिवर्तन होता है। यदि गैस का प्रारंभिक ताप उसके व्युत्क्रमण ताप से कम है, पहले वाले में क्या था? पहले वाले में था आपका क्रांतिक ताप, और यहाँ आपका क्या है? व्युत्क्रमण ताप। प्रारंभिक व्युत्क्रमण ताप से कम है तो संरंध्र रॉड से गुजरने पर गैस के ताप में कमी आती है, और इस प्रभाव को हम जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं, जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो गैसों का प्रारंभिक ताप जो है वो जितना कम होता है, जूल थॉम्सन प्रभाव से गैस उतनी ही अधिक ठंडी होती है। यदि किसी गैस पर इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो गैस बहुत अधिक ठंडी होकर